मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन कौर गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनुस्कार कोचिंग्स। तो आज हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट आरएसी की, जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे आरएसी। तो आई होप आपको जो भी मैंने इससे पहले पढ़ाया है कार्नोट साइकिल वो आपको समझ में आया होगा और आप उसको रिवाइज करते रहिएगा। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कार्नोट साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बल्कि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके अंदर भी कार्नोट साइकिल काफ़ी पूछा जाता है। तो उसको बार बार देखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और हमारा मोटिवेशन अप हो, हम लोग मोटिवेट हो सकें। तो देखिए, अब आरएसी हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। तो अब तक जो करा दिया है ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, इसमें से कुछ चीज़ें जो रह गई है वो आज मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे प्रशीतन की विधियाँ। प्रशीतन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन होने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ को ठंडा करना है तो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछने की पूरी चांसेस होंगे इस बार कि प्रशीतन की विधियाँ क्या हो सकती हैं, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है प्राकृतिक प्रशीतन। प्राकृतिक प्रशीतन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो नेचुरल रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होगा कि ये नेचुरल होगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें ना कोई इक्विपमेंट चाहिए ना कुछ चाहिए। आप ये आपका केवल क्या कैसे हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। जैसे आपके जो बर्फ, जो आपने देखा होगा जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, वहाँ के जो आसपास क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से बर्फ भर के लाएंगे, उस बर्फ को आपको एक चैम्बर में रख देंगे। तो इसके उस चैम्बर के अंदर जो भी कुछ रखेंगे हम वो खुद ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक के कूलर्स आते हैं, जो गर्मियों में यूज़ किए जाते हैं, पानी चला के जो कूलर होते हैं वो हवा वाले, तो आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कूलर है, ये मान लीजिए कूलर है, तो इसके ऊपर एक चैम्बर बना रहता है, एक चैम्बर बना रहता है जिसको हम आइस चैम्बर बोलते हैं। तो इसमें हम आइस डाल देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा जो प्राकृतिक प्रशीतन होता था उसमें हम क्या करते थे कि हमने एक बॉक्स लिया, जैसे आपका फ्रिज है उसमें, और हमने क्या करा, इसके ऊपर एक हिस्सा बना लिया, या ऊपर मान के चलिए पूरा का पूरा ये वाला कंपार्टमेंट क्या है, इसमें हमने आइस डाल दी, जिसमें हमने क्या करा, आइस डाल दी। अब देखिए, जैसे ही हम इसमें आइस रखेंगे क्या होगा, और ऊपर से हम क्या करते हैं, इसको खुला रखते हैं, थोड़ा सा खुला रखते हैं, जिससे कि हवा इसके अंदर आ सके। अब जैसे ही इसके अंदर हवा आएगी तो क्या होगा, हवा इस बर्फ से टकराएगी, बर्फ से टकराने के बाद क्या होगी, वो ठंडी होगी। और आपको मालूम है कोई चीज़, जब एक ठंडी होगी तो ठंडी होने के बाद इसकी जो डेंसिटी होगी यानी जो घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही घनत्व बढ़ेगा वो नीचे आएगा, ठीक है। आपको पता है गर्म हवा जो होती है ऊपर जाती है, जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आती है, हमेशा से चलती है। तो ऐसे ही हमारी जो एयर होगी वो जो यहाँ पे ठंडी हो जाएगी वो नीचे आएगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी दूध, ठीक है ना, पानी की बोतल या जो भी कुछ हमें रखना होगा वो हम यहाँ पे रख देंगे, सब्जी वगैरह फल वगैरह जो कुछ होगा वो हम यहाँ रख देंगे। अब वो जैसे ही नीचे आएगा तो क्या होगा, ये हमने रखा है तो ये जरूरी नहीं है कि इसी टेम्परेचर पर, भाई यहाँ पे जो ठंडी हवा होगी, हम मान के चलते हैं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, जो ठंडी हवा हो जाएगी 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगी। लेकिन ये जो वस्तुएं होंगी ये तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं रखेंगे आप, ये होगी कम से कम मान लीजिए चलिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे इन पे हवा टकराएगी तो क्या होगा, वो खुद गर्म हो जाएगी। तो हवा क्या करेगी, इनसे टकराएगी, टकराने के बाद गर्म होगी, और गर्म होने के बाद फिर से ऊपर जाएगी, और उसके बाद फिर जैसे आपका संवहन की जो विधि बताते हैं, पानी गर्म होता है तो पानी भी गर्म इसी तरीके से होता है। तो इस तरीके से आपका ये जो प्राकृतिक प्रशीतन है वो होता था। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या, आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये विधि जो है हमारी हर जगह यूज़ नहीं करी जा सकती, ये विधि हर जगह यूज़ नहीं करी जा सकती। और जो इसमें जो बर्फ़ थी ये हम क्या करते हैं, अभी हम खुद बना लेते हैं बर्फ़। आपको पता होगा जो आइस प्लांट होते हैं उसमें बर्फ़ खुद बनाई जाती है।
तो जो ठेले वाले बर्फ बेचने वाले होते हैं, जो ठेले पर बर्फ बेचने वाले होते हैं, उनके पास भी आजकल ये मेथड मिलता है। वो भी क्या करते हैं, बर्फ एक चम्मच बर्फ भर लेते हैं, बाकी सब में जो हमारी खाने वाली आइसक्रीम होती है उसको वहाँ पर रख लेते हैं और वो ठंडी होती रहती है। तो दूसरी चीज़ कि इसमें जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा लो नहीं किया सकता। ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड को रखा जा सकता है। इससे बहुत ज़्यादा लो, जैसे जी आप सोचो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचाना है तो इतना नहीं पहुँचेगा। इस चैम्बर का हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसके नीचे वाले का नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा लो नहीं किया जा सकता, बहुत कम हद तक ही आप टेम्परेचर को गिरा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्राकृतिक प्रशीतन क्या होता है। और बस ये आपको याद रखना कि ये पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है। अब होता है तो हम जो बर्फ होती है वो पहाड़ों से नहीं लेके आते या कहीं और से नहीं मिला, हम खुद बना लेते हैं उस बर्फ को। तो इसके बाद हमारी दूसरी मेथड होगा, जो हमारा दूसरा मेथड है वो है मैकेनिकल, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक प्रशीतन। यांत्रिक प्रशीतन, जहां भी आपको यांत्रिक मिल जाए उसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये किसी न किसी यंत्र से बनी हुई होगी। तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है, यांत्रिक प्रशीतन। इसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रशीतन के अंदर हम ये काम करेंगे कि कोई रेफ्रिजरेंट होगा, उस रेफ्रिजरेंट को हम जो कई सारी मैकेनिकल डिवाइस होंगी, जो मैकेनिकल डिवाइस का मतलब क्या है, हमारी जैसे कंप्रेसर है, आपने अपने फ्रिज में देखा होगा, कंप्रेसर है, इवेपोरेटर है, और उसके साथ साथ जो आपकी कूलिंग कॉइल्स होती हैं, तो इन सब का यूज़ करते हैं हम। एक्सपेंडर होता है, इवेपोरेटर होगा, ठीक है, और थ्रॉटलिंग वाल्व होंगे। तो ये सारे जो वाल्व वगैरह होते हैं ये सब क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस होती है। तो जब हम उनकी सहायता से करते हैं तो उसको हम यांत्रिक प्रशीतन बोल देते हैं, जिसको हम बोलेंगे यांत्रिक प्रशीतन यानी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। तो इन सब चीज़ों को जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जैसे क्या क्या बताया मैंने आपको, बस इस तरीके से लिखना है क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा, तो इसलिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें इनको याद रखिएगा। कंप्रेसर, जिसको बोलते हैं हम संपीड़क, इसके बाद हमारा होता है इवेपोरेटर, जिसको हम बोलते हैं वाष्पत्र। ये सब अभी मैं समझाऊंगा आगे, ये सब धीरे धीरे आएंगे आगे, तो ये सब आपको बताया जाएगा कंप्रेसर क्या होता है, इवेपोरेटर क्या होता है। उसके बाद आपका कूलिंग कॉइल्स, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम नलिका है, ठीक है, शीत नलिका या केवल नलिका लिख सकते हैं आप। इसके बाद आपका होते हैं वाल्व्स होते हैं, ठीक है ना, वाल्व को वाल्व भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ करके, मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं ये, इनका अलग अलग काम होता है। इनका जब हम यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन यानी कि प्राकृतिक प्रशीतन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैकेनिकल प्रशीतन का यूज़ देखिए, मैकेनिकल प्रशीतन हमारा तो जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं फ्रिज, उसमें भी यूज़ होता है। जो भी एयर कंडीशनर वगैरह होते हैं वो भी आपके मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन होता है। उस पर देखिए मैं आपको बताया था कि रेफ्रिजरेशन अलग है, एयर कंडीशनिंग अलग है, लेकिन रेफ्रिजरेशन जो है एयर कंडीशनिंग का पार्ट है। एयर कंडीशनिंग में हमारा क्या होता है, हम एयर को शुद्ध भी करते हैं यानी साफ भी करते हैं, उसकी वेलोसिटी भी कंट्रोल करते हैं, और उसकी ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेशन में केवल हमें ठंडा करने का काम है, हमें इससे मतलब नहीं है कि भाई एयर कैसी हो, साफ है गंदी है, कुछ उससे मतलब नहीं है। तो अभी हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, एसी में ही करते हैं। तो जहाँ तक इस वाली विधि का हम एसी में यूज करते हैं, इन विधियों को कोई किसी का और जो अन्य विधियां होंगी उनको एसी में यूज नहीं करेंगे। तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए जो थर्ड मेथड है, हम तीसरा किस तरीके से कर सकते हैं। थर्ड है हमारा शीतलक के तापमान में वृद्धि, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कूलेंट, ठीक है ना, कूलेंट या आप बोल सकते हैं रेफ्रिजरेंट। जिसको हम बोलेंगे फिर प्रशीतक, तो इसको हम बोल देंगे प्रशीतक, ठीक है। कूलेंट लिखेंगे तो शीतलक। अब देखिए इसका इस साइन का मतलब, जब भी मैं इस साइन को बनाऊं तो इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब इंक्रीज, और इस तरीके से लिखूं तो इसको समझ लीजिए डिक्रीज, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, अगर हम क्या कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर में वृद्धि कर दें तो इससे भी हमारी कूलिंग हो सकती है। अब देखिए कैसे, आपके पास मान के चलिए कोई ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो 10 डिग्री पर, मान के चलिए -10 डिग्री पर
बॉयल होना शुरू हो जाता है। ऐसे हैं रेफ्रिजरेंट, बहुत सारे ऐसी लिक्विड्स हैं जो -10 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब -10 डिग्री पर तो बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, इसको लेकर आएंगे। हम क्या करें, बाजार से लेके आए इसको, -50 डिग्री पर लेके आए, ठीक है ना। -50 डिग्री पे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। अब -50 डिग्री सेंटीग्रेड है और -10 डिग्री पे इसका बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो हमारा जो कमरा है, हमारा जो कमरा रहता है वो करीब मान के चलिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम क्या करें, इसको क्या करें, इस तरीके से एक चैम्बर में भर के रखते हैं। तो ये कितने में, -50 डिग्री पे। इसमें एक नलिकाएं लगा दें, नलिकाएं कई सारी, और इसको दूसरा एक चैम्बर लेते हैं। तो क्या होगा कि ये -50 डिग्री का जब इसमें से गुजरेगा और इसके 30 डिग्री वाला जो है इसके ऊपर से जाएगी हवा, तो वो क्या होगा, वो 30 डिग्री बढ़ता जाएगा, 30 डिग्री सॉरी कम होता जाएगा, 30 डिग्री क्या होगा, कम होगा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें, अगर कूलेंट के यानी कि कूलेंट या जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसके टेम्परेचर में हम इंक्रीज करें, उसके टेम्परेचर में इंक्रीज करें। इंक्रीज कैसे करेंगे, हम उससे बाहर की हीट लेंगे, बाहर की हीट लेंगे तभी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर पाएंगे। तो हम पृथ्वी तक के जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेंगे, तो जो आपके आसपास का जो भी उसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है गिरने लगेगा। शीतलक का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके आसपास का, उसका टेम्परेचर जो है आपका कम होने लगेगा। तो इस तरीके से आप ठंडा कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो आपकी 3 विधियां हो गई हैं। इसके बाद फोर्थ जो चौथी विधि है, जो आपकी चौथी विधि है आपकी अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन यानी कि किसी भी चीज की हम अवस्था परिवर्तन करते हैं तो क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं चेंज ऑफ फेज। चेंज ऑफ फेज, तो किसी भी वस्तु का हम अवस्था परिवर्तन करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे हम आइस को हम क्या करते हैं, वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के या सॉरी हमें अवस्था ही परिवर्तन करना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस लिए, आइस को हम देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या बताया था, हीट देनी पड़ेगी। ये तो आपको पता है। अगर आइस को पिघलाना है तो हीट तो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइस को जब पिघलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें हीट देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हीट देंगे तब ये क्या होगा, इसको आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इसी तरीके से जो आपका जो फर्स्ट मेथड था वो भी लगभग इसी पे काम करता है, लेकिन हम उसको अलग में रख लेते हैं, उसको अलग रखते हैं। देखिए क्या करेंगे हम कि कोई सॉलिड लिया, ऐसा सॉलिड लिया जो क्या हो, पहले पिघले, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पे क्या हो, पिघलना स्टार्ट कर दे। जैसे आपका बर्फ ही है, अगर आपकी बर्फ जो है आपके रूम में रख दी जाए तो क्या होगी, पिघलेगी। जब वो पिघलेगी तो क्या करेगी, आसपास अपने एटमॉस्फेयर से हीट खींचेगी पिघलने के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे, अवस्था परिवर्तन बोलेंगे, सही है। या हम एक काम और कर सकते हैं, वाटर को क्या करें, वेपर में कन्वर्ट करें, सही है। वाटर को वेपर में कन्वर्ट करें। अब वाटर को वेपर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, आपको पता होगा कि अगर हमें किसी चीज की वाष्प बनानी है तो वाष्प बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या वो वाटर वेपर, अब ये टेम्परेचर आएगा कहाँ से, ये क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। अब ये जो आपका जो फ्लेम है ये आई कहाँ से, तो ये फ्लेम का, इस फ्लेम का मतलब क्या, हम ऐसे आग नहीं लगाएंगे उसमें, हम क्या करेंगे, जो अपने रूम का टेम्परेचर है उस रूम के टेम्परेचर को वाटर के जो इवेपोरेशन है यानी कि जो वेपराइजेशन है उसमें यूज करेंगे। तो क्या होगा, उसका जो आसपास का जो एयर जो हमारी रूम का जो टेम्परेचर होगा वो गिर जाएगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, सही है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चेंज ऑफ फेज हमारा क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था 2 तरीके की हीट होती है आपकी, एक होती है सेंसिबल हीटिंग, एक होती है एक होता है आपका सेंसिबल हीट और दूसरा होता है आपका लेटेंट हीट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जो आपकी लेटेंट हीट होगी, लेटेंट हीट का यूज करेंगे। लेटेंट हीट मैंने आपको बताई थी कि जब अवस्था का परिवर्तन होता है, कोई चीज आइस से वाटर में कन्वर्ट हो, कोई चीज वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम अवस्था परिवर्तन बोलेंगे। अब एक चीज और याद रखिए, जो कुछ चीज ऐसी होती है जो आइस से हम डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो भी हमारा ठंडा करने का काम आता है। जैसे आपका ड्राई CO2, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। तो ड्राई CO2 होता है, सॉलिड CO2 होता है, सॉलिड CO2 को हम बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 होता है, इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। आपने देखा होगा फिल्मों में धुएं, जमीन से धुएं निकलते हैं, ठीक है ना, या कोई बादल वाला सीन दिखाया जाता है या कहीं पे जैसे जादू वाले कोई सीन दिखाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि बादल फॉर्म होने लग जाते हैं, मतलब धुआं हो जाता है चारों तरफ। तो वो किससे, हम इसी से करते हैं। तो क्या करते हैं, CO2 होती है सॉलिड, हम CO2 को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं,
हम CO2 को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि वो सारा का सारा CO2 में सॉरी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 में। तो उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, तो ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? ये डायरेक्ट, अब जो CO2 क्या है? गैस है, तो इसका एक फॉर्मेशन है कि भाई ये CO2 सीधा क्या करेगा? सीधा वेपर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगी। लेकिन जो ड्राई CO2 है, जो सॉलिड CO2 है, ये आपका क्या होगा? डायरेक्ट आपका वेपर में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से आपका कपूर होता है। कपूर भी आपको पता है डायरेक्ट सॉलिड से आप वेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कभी उसका लिक्विड नहीं बनता। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अवस्था परिवर्तन, तो हम एक ये फोर्थ मेथड ये है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं ठंडा करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए फिफ्थ मेथड है आपका, जो पांचवा मेथड है आपका गैसों में, गैसों द्वारा प्रशीतन, गैसों द्वारा प्रशीतन। ठीक है ना। अब गैसों द्वारा प्रशीतन कैसे करेंगे हम? ठीक है ना, गैसों द्वारा प्रशीतन कैसे करते हैं? आपने सुना ही होगा कि आपकी जो फ्रिज है उसकी गैस खत्म हो गई, तो हम ज्यादातर जो प्रशीतक के रूप में यूज करते हैं उसको गैसों को ही करते हैं। ठीक है ना। तो गैसों द्वारा प्रशीतन देखिए होता कैसे है? मैकेनिकल पूरी प्रोसेस थी, और इसमें हम केवल बात कर रहे हैं गैस की। हम गैस से कैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? तो देखिए, एक होती है आपकी थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है आपकी, एक होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। पहले आप थ्रॉटलिंग प्रोसेस को समझिए। थ्रॉटलिंग को वैसे थ्रॉटलिंग ही बोला जाता है जनरली, लेकिन अवरोधन भी बोल देते हैं हम लोग, अवरोधन। ठीक है, थ्रॉटलिंग को वैसे थ्रॉटलिंग ही बोलेंगे आप, और आप थ्रॉटलिंग ही याद रखिएगा, अवरोधन बहुत अजीब वर्ड हो जाएगा। तो एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है, ये भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है। जैसे आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ा होगा, इसी तरीके से थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी होती है। और ये कैसे होती है? हमारी इरिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल। ठीक है ना, यानी अनुष्क्रमणीय है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है और इसमें हमारी एंथैल्पी रहती है कांस्टेंट, इसमें हमारी जो एंथैल्पी होती है कांस्टेंट। अब ये जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है ये होती क्या है? तो आपको याद रख समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं? मान के चलिए कि वाल्व है, ये मान के चलिए पाइपलाइन है जिसमें हम गैस को पास कर रहे हैं। यहाँ से हमने गैस भेजी और ये हमारा क्या है? वाल्व है। हमने इस वाल्व को क्या करा? बहुत कम खोला, बहुत माइन्यूट, मतलब बहुत ज्यादा कम खोला कि यहाँ से आपकी जो गैस होगी वो ऐसा पहले इसमें कम, भाई यहाँ पे ज्यादा प्रेशर पर होगी, और ज्यादा प्रेशर पर होगी तो एकदम यहाँ से क्या होगी? एकदम एक्सपेंड होगी, बहुत ज्यादा तेज एक्सपेंड होगी। जब ये एक्सपेंड होती है, जब कोई भी चीज एक्सपेंड होती है, मैंने आपको बताया था, कोई गैस चीज मतलब कोई भी गैस है, ठीक है, चाहे किसी तरह की गैस है, अगर वो एक्सपेंड होती है तो क्या होती है? ठंडी हो जाती है। मैंने आपको बताया था, तो ठंडी हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारी जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में भी हमारा होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है कि जब किसी गैस को हम बहुत माइन्यूट मतलब बहुत छोटा, ठीक है ना, छोटा या कम, ठीक है, माइन्यूट या पोरस प्लग। अब पोरस प्लग क्या होता है? नहीं, पोरस का मतलब होता है किसी चीज में छोटे छोटे छेद होना, उसको हम पोरस बोलते हैं। ठीक है ना, पोरस प्लग या स्लाइटली ओपन वाल्व, स्लाइटली ओपन वाल्व, इन तीनों में से कोई एक भी यूज कर लें तो उससे हमारी क्या होती है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस होने लग जाती है। तो मैंने क्या बताया कि एक तरफ ज्यादा प्रेशर है, उसको हम क्या करेंगे? स्लाइटली ओपन वाल्व से या पोरस प्लग से या मिनट जो माइन्यूट कोई भी छेद है, ठीक है ना, इसमें मान के चलिए हमारे पास क्या होती है? डिस्क होती है, और डिस्क में बहुत छोटा सा छेद होता, तो उससे भी हमारे क्या होता है? गैस एक्सपेंड होती, और वो क्या करती है? यहाँ पे आके टेम्परेचर जो होता है उसका कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है? आपको याद रखना है, उसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर एंथैल्पी, जो एंथैल्पी होती है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, ये हमारी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एंथैल्पी हमेशा हमारी कांस्टेंट रहेगी। अब एंथैल्पी अगर हमारी कांस्टेंट रहेगी तो हमारी क्या होगी? इसको गैसों द्वारा, तो ये हमारी क्या होगी? गैस के द्वारा प्रशीतन हो जाएगा। इसमें जो आपका यूज होता है वो होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट यानी कि जिस मेथड से, यानी कि जिसके आधार पर ये
जो आपकी जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है वो किस पे होती है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट के आधार पर होती है। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट हमारा होता क्या है, म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी, और यहाँ पर हम लिखेंगे एच। ये इस एच का मतलब कोई ये आपको कोई फॉर्मूले में नहीं है, ये केवल एच आपको ये शो कर रहा है। देखिए इस तरीके के भी और कोफिशिएंट भी होते हैं, तो हम उन सारे कोफिशिएंट के बीच में हम डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एच लिख लेते हैं। तो इस एच का मतलब क्या है, केवल कि एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि एंथैल्पी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब केवल एंथैल्पी कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला केवल ये है। तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट प्रेशर ड्रॉप, इसको बोलते हैं प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर में कमी, ठीक है ना, प्रेशर ड्रॉप यानी कि दाब में कमी, दाब में कमी। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर होगा, वो आपका टेम्परेचर जो आपका ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज, तो इसमें क्या होगा आपका टेम्परेचर में कमी। तो ये किस जो आपका जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, तो ये आपको क्या बताता है, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट प्रेशर ड्रॉप एट एंथैल्पी इज कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन एंथैल्पी इज कांस्टेंट, तब हम इसका ये जो फॉर्मूला निकलेगा इसको बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और इसी की सहायता से हमारा क्या होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है, तो इसको हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। और इसकी आपको ये गैसों प्रशीतन के अंदर ये आपको लिखना है, और ये आपको समझने में आना चाहिए कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हम किस उसका यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो यहाँ आपके जो जितने भी मेथड थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी हम और भी मेथड बता सकते हैं, लेकिन हमें भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है और ना बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि इतना हमारे जो सफिशिएंट है, ये हमारे ज़्यादातर जो मेन मेथड्स होते हैं वो हमारे यही हैं। इसके अलावा हम कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं होगी। चलिए, तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रशीतन के जो यूज़ हैं। यूज़ का मतलब आप कहाँ कहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में, या करते हैं हम लोग जहाँ करते हैं यूज़, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको पता चलेगा कि आपका रेफ्रिजरेशन में कहाँ का यूज होता है। तो देखिए, तो यूज ऑफ रेफ्रिजरेशन हेडिंग डाल लीजिएगा, यूज ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि रेफ्रिजरेशन प्रशीतन के उपयोग या एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना, कि आपके जो रेफ्रिजरेशन है उसका एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, अप्लाई कहाँ करते हैं। तो उसमें तो देखिए सबसे पहला जो आप डालेंगे वो तो आप डाल ही सकते हैं एसी, ये तो आपको पता ही है, वो एयर कंडीशनिंग। मैंने आपको बताया कि रेफ्रिजरेशन जो है वो एयर कंडीशनिंग का ही थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन अलग भी कुछ है, अलग भी एग्जिस्ट करता है, और एसी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, तो एसी के अंदर भी आप यूज करते हैं, ठीक है। तो एसी भी आपकी दो तरीके की होती है। आप या तो आप क्या कर रहे हैं, एसी केवल एक घर में यूज कर रहे हैं तो उसको हम घरेलू एसी बोल देंगे, या हम एसी को करते हैं किसी प्लांट में यूज, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े जो आपके देखा वो बिल्डिंगें होती हैं, तो एक होता है, तो ये एसी आपको पता ही होगा, एसी को बोलते हैं वातानुकूलन, बस आपको इसी तरीके से लिखना है कि एसी आपकी क्या होता है, वातानुकूलन। तो वातानुकूलन के अंदर जो हमारा एक छोटा सा पार्ट डिवाइस है, वो उसको हम बोलेंगे रेफ्रिजरेशन बोलेंगे। अब ये रेफ्रिजरेशन हमारा क्या होगा, एसी में जो यूज कर रहे हैं, या तो हम अपने लिए सुखद, जिसको हम बोलते हैं सुखद वातानुकूलन, यानी कि अपने कंफर्ट के लिए यूज करते हैं, या कहीं कहीं पे एसी इसलिए भी हम यूज करते हैं जहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी का चेंज करना हो। जैसे आपने देखा होगा जो कि कंप्यूटर की जो शॉप्स होती है, जो कंप्यूटर की शॉप्स होती है, उनमें कंप्यूटर है, फोटोकॉपी वाली मशीन है, और भी जो प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटर वगैरह, तो वहाँ पर आपका एसी रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। वो मशीनें बहुत जल्दी धूल वगैरह नहीं खाती हैं और अच्छे से काम भी करती हैं। उसका रीज़न केवल धूल खाना नहीं है, उसका रीज़न एक ये भी है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहती है। जैसे अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो बारिश के मौसम में आपको पता होगा कि जो आपका एयर होता है उसमें जो वाटर वेपर होती है वो आपकी सस्पेंशन फॉर्म में रहती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एक तरीके से। तो जो वेपर के अंदर जो वाटर वेपर है वो क्या करेगी, जैसे कागज़ हमने लगाया, कागज़ पहले तो चिपकने लग जाता है, तो जैसे हम प्रिंटर के अंदर लगाएंगे तो उसके अंदर मॉइस्चर की वजह से उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा, क्योंकि वो जो मशीन होती है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, तो उसमें जो मॉइस्चर जाता है वो वेपर में कन्वर्ट होकर वो मशीनों में अंदर जाके चिपक जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एसी का यूज़ करते हैं। तो आपके जो जहाँ भी आप देखेंगे प्रिंटिंग की जो भी मशीनें होंगी, प्रिंटिंग की जो भी मशीनें होंगी, उसके अंदर हम इनका वातानुकूलन का यूज़ करते हैं, और वातानुकूलन के अंदर क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, घरेलू प्रशीतन। घरेलू प्रशीतन में यानी कि जो हम घर में डोमेस्टिक जिसको बोलेंगे, तो जो आपका फ्रिज होता है, आप जो फ्रिज यूज करते हैं, आपको पता ही होगा घरेलू प्रशीतन इसमें भी लिख सकते हैं हम, कि प्राचीन काल में हम क्या करते थे। मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में हम भाई जानवरों को मारा, जितना खा पाए खाए, नहीं तो वो सड़ गया वो फेंका उसको,
तो अब हमने क्या कर लिया कि हमने भाई प्रशीतन खोज लिया, तो हम इसका फ्रिज का यूज़ क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। दूध हमने गाय का निकाला, उसके बाद हमने क्या करा, उबाल के उसको हम फ्रिज में रख लिया। पहले क्या होता था कि आपने दूध निकाला, कुछ देर बाद गर्मी पड़ रही होगी तो वो एक दिन मतलब जो मुश्किल से मुश्किल 6 घंटे चलता है वो खराब हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं। तो घरेलू प्रशीतन के अंदर हम सब्जियां, फल, ठीक है, मांस, जो भी आपके सब खाने की चीज़ें होती हैं, उसके अलावा आपके जो कुछ मसाले होते हैं उनको भी रख लेते हैं, या आपकी जो लिक्विड फॉर्म में कुछ जैसे आपकी सॉस होती है उसको भी रख लेते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो घरेलू प्रशीतन में हम इसका यूज़ कर लेते हैं। बर्फ बनाने के लिए भी हम घर जो प्रशीतक होता है, जो फ्रिज के अंदर जो फ्रिज के ऊपर होता है उसको बोलते हैं चिलर। चिलर का मतलब होता है बर्फ जमाने वाला। तो घरेलू प्रशीतन में उसके बाद हमारा व्यावसायिक, ठीक है ना। अब व्यवसायिक को बोलते हैं कॉमर्शियल, ठीक है ना, कॉमर्शियल। अब व्यवसायिक का मतलब क्या होता है, देखिए एक व्यवसायिक का मतलब एक होता है व्यवसायिक और दूसरा होता है आपका औद्योगिक, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल, ठीक है। अब व्यवसायिक और औद्योगिक में अंतर क्या है, ये मैं आपको दोनों इसलिए बता रहा हूँ साथ में क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं, व्यवसायिक भी यही है औद्योगिक। देखिए व्यवसाय क्या, हमारा व्यवसायिक होता है जो व्यवसाय के लिए काम में यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई अपने दुकान पे जाते हैं तो भाई कि भाई चलो कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो कोल्ड ड्रिंक क्या है, व्यवसायिक है, ठीक है ना। आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं जाके, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है भाई, जो खाना होता है आपका, जैसे कुछ खीर होती है या कोई मिठाई होती है तो वो आपकी फ्रिज में रखी रहती है। तो वो कुछ जैसे आइसक्रीम ठंडी अच्छी लगेगी, जमी हुई अच्छी लगेगी, तो वो हमारा व्यवसाय के अंदर आएगा। और औद्योगिक हमारा क्या आ जाएगा, देखिए आइस जो बेचने वाले होते हैं वो आपके आएंगे व्यवसाय में, और आइस बनाने वाला, आइस जो बनाने की जो सॉरी आइसक्रीम जो बनाएगा वो होगा इंडस्ट्रियल, ठीक है ना। आइसक्रीम बनाने वाला औद्योगिक में आएगा और आइसक्रीम जो बेचने वाला है वो व्यवसायिक में आएगा, ठीक है ना। जो आपके जो ठेले लेके चलते हैं, जो ठेले होते हैं छोटे छोटे से, उसको हम बर्फ आइसक्रीम लेके जाते हैं जो, तो वो हमारा कॉमर्शियल है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे रेस्टोरेंट हुआ हमारा, और जो आपके होटल्स हुए, होटल्स में भी आपका ये चीज़ होती है। तो सॉरी आपको समझ में आया होगा व्यवसाय का मतलब क्या है, कि जहाँ पर हमारा जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय में अगर हमें जरूरत पड़ती है किसकी, रेफ्रिजरेशन की, तो वहाँ पे हमारा होगा व्यवसायिक प्रशीतन, व्यवसायिक उपयोग। और जो औद्योगिक का मतलब क्या, इंडस्ट्रियल का मतलब जहाँ पर आपका क्या हो, बहुत बड़े पैमाने पर कोई चीज़ बनाई जा रही हो, ठीक है ना। या कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपने मेटलर्जी पढ़ी होगी, अभी नहीं पढ़ी होगी तो आगे पढ़ेंगे आप लोग मेटलर्जी। तो हम क्या करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट के अंदर हमें कोई चीज़ गर्म तो कर ली, अब हमें उसे ठंडा करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे जिससे कि जल्दी ठंडी हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद औद्योगिक में हमारे आइस बनाने की, जैसे जो बर्फ होती है, बर्फ बनाना, जो बड़ी बड़ी सिल्लियाँ आपने देखी होंगी, तो बर्फ बनाना में क्या हो जाएगी, औद्योगिक में आ जाएगी, सही है। और उस बर्फ का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यवसायिक में आ जाएगा। तो आई होप आपको इन दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप बाकी की अपनी बुक पढ़िए, मेरा काम यहाँ पे केवल आपके जो बेस है उसको क्लियर करना है, और जो टॉपिक है उनको क्लियर करना है। उसके बाद आप एक बार बुक पढ़िए, फिर एक बार वीडियो देखिए, और फिर एक बार बुक पढ़िए। आपको 100% ये जो भी मैं समझा रहा हूँ आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि सर आपके पढ़ाने में ये कमी है, कुछ भी है। और मेरी वीडियो में भी मैंने माइक भी चेंज कर लिया। आपको जो भी चीज़ दिक्कत हो, किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, आप उसमें कमेंट में डाल सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ नहीं समझाई है या कुछ भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कमियाँ आप ही बताएंगे मुझे, तभी मुझे पता चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्या है, आपका दवाओं में, ठीक है, दवा क्षेत्र में। अब दवा का मतलब यहाँ पे वो प्रेस करने वाला नहीं है, दवा का मतलब यहाँ पे मेडिसिन, ठीक है ना। आपको पता होगा मेडिसिन क्षेत्र में भी आपका दवा का यूज किया जाता है। आप जो अच्छे आपके केमिस्ट्स होते हैं उनके पास एक फ्रिज जरूर मिलेगा। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो एयर के साथ या नॉर्मल टेम्परेचर पे वो क्या करती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं, तो वो उनका जो फॉर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है, जो उनका केमिकल फॉर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है। उस केमिकल फॉर्मेशन को चेंज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं। तो दवा क्षेत्र में हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लिक्विड ऐसे होते हैं, जैसे सिरप वगैरह होते हैं, जो आपने रूम टेम्परेचर पर रखा और वो उसमें क्या वो चेंज हुआ और वो जहरीले हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं हमेशा उसमें। और आप जो पैकेट आएगा उसके ऊपर लिखा रहेगा कि प्लीज़ स्टोर इन कूल प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दवा क्षेत्र में यूज़ हुआ इनका। तो ये आपके 5 यूज़ हो गए आपके। इसके बाद आपका क्या होगा, समुद्र
समुद्री व परिवहन में। ठीक है, समुद्री व परिवहन में। इसका मतलब क्या है आपका समुद्री व परिवहन के अंदर कि जो आपका समुद्री होता है, आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा हो, आपने कहीं डिस्कवरी चैनल देखा तो उसके अंदर क्या हो, आपने देखा होगा कि जो एक सीजन आता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो जहाज होते हैं, जहाज जाते हैं समुद्र के अंदर और वहां से एक टूना नाम की मछली होती है, उसको पकड़ लाते हैं। काफी बड़ी मछली होती है और उसको पूरे कम से कम 3-4 महीने के लिए खरीद, मतलब उसका सीजन आता है 3-4 महीने बाद, 6-7 महीने बाद, तो हम उसको इकट्ठा पकड़ के ले आते हैं। अब उसको इकट्ठा हमने पकड़ तो लिया, अब वहाँ पे कम से कम 1-1 महीने तक के लिए वो चलता है प्रोग्राम कि भाई 1 महीने तक के लिए हम पकड़ेंगे, 15 दिन के लिए, मतलब हमको काफी टाइम के लिए पकड़ा जाता है। तो आपने क्या करा कि पकड़ने के बाद आपने ऐसे ही स्टोर कर लिया उसको, तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो मछलियाँ क्या हो जाएंगी भाई, वो भी क्या एक मीट है, मांस है, वो खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते थे उसके लिए, जो आपने कहीं देखा हो तो उसके अंदर वो क्या करते थे, बर्फ हमेशा उनके जो डॉग होता था, जो डॉग के नीचे जो जगह होती है उसके नीचे वो बर्फ भर के रखते थे। तो वो क्या करते, जैसे ही मछली पकड़ी उसको काटने का उसके अंदर भी बर्फ भर दी और उसके ऊपर भी बर्फ लगा दी और उसको बर्फ की ही मतलब उसके बीच में रखा है। तो वो क्या होगा, वो काफी दिन तक चलता था। इसी के साथ जैसे मान के चलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती हैं। जैसे आप देखते होंगे स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ पे नहीं उगाई जाती, तो स्ट्रॉबेरी जहाँ पर भी उगती है वहां से लाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि उसको हम किसी भी कंटेनर भर के हमने भेज दी। तो वो जैसे कंटेनर हम भर के भेजेंगे तो जब तक वो 3 या 4 दिन में, जब तक जहाँ पर उसका यूज होना है वहां पर भेजेंगे तो तब खराब हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया स्ट्रॉबेरी है, उसी तरह की कोई सा ही फल हो, मैं केवल स्ट्रॉबेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा ही फल हो या बहुत सारी और भी ऐसी चीजें मिठाइयाँ होती हैं। ठीक है, हमें यहाँ की मिठाई मान के चलिए मुझे दिल्ली से कोई मिठाई मंगानी है, अब वो मिठाई क्या होगी, दिल्ली से यहाँ तक आ जाने में खराब हो जाएगी क्योंकि गर्मी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक अलग से कंटेनर आता है, जो ट्रक होते हैं, ट्रक के ऊपर आपने देखा होगा इस तरीके का एसी भी लगा रहता है। ठीक है ना, इस तरीके से, तो उसमें एसी भी लगा रहता है। वो क्या करता है, उसके जो पीछे का कंपार्टमेंट होता है, ट्रक के आगे जिसमें बैठता है ड्राइवर वो तो अलग होता है और पीछे कंपार्टमेंट में अलग से ही लगा रहता है। ठीक है ना, ये किस लिए लगा रहता है, ये वहां पर एसी की तरह ही काम करता है। तो उसके अंदर जो क्या करता है, ये आपको ठंडा क्रिएट करता रहता है, रेफ्रिजरेशन जो है वो क्रिएट करता रहता है। और जब वो रेफ्रिजरेशन क्रिएट करता रहता है तो जो भी हमारा खाने की चीजें हैं, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा यानी परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से कहीं दूसरी जगह कोई चीज ऐसी पहुंचानी है तो जो हमारे टेम्परेचर से खराब हो सकती थी, तो हम उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन करते हैं, उसका रेफ्रिजरेशन कर देते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं, जिससे कि हमारा वो सुरक्षित रहता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर, और इस फर्स्ट चैप्टर को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बेस भी क्लियर हुआ होगा। और आपको अगर लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा है तो आप उसमें प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसको कंप्लीट करा दूंगा। वैसे मेरे ख्याल से तो ये पूरा जितना भी था आपका ये करा दिया गया, आपको एक बार बस बुक और पढ़नी है। तो इसी के साथ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी नहीं कर रहे हैं। व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप बताइए, मैंने ये भी बताया, बोला है आपको कि आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक के बाद उसका रीज़न बताइए कि भाई आपने ये नहीं समझाया है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आपने ये चीज़ अच्छी नहीं पढ़ाई। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपके लिए भी, जिससे कि मैं और आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो उसको उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर लूँगा उस चीज़ का। तो इसी के साथ पढ़िए। थैंक यू।